हेलो स्टूडेंट्स, आपका रिवीजन करा रही हूँ मैं। तो आपका रिवीजन जो है चैप्टर 5 का रिवीजन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कल वीडियो में मैंने आपको कराया था चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, और पीडीएफ में कुछ जो है आपके कुछ रिवीजन करके क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल। हमारी लाइफ की सबसे मेन यूनिट कौन सी है? सेल। इट मीन सेल इज द फंडामेंटल यूनिट बिकॉज ऑल द बेसिक फंक्शंस टेक परफॉर्म बाय द सेल एंड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड बाय द सेल। हमारी पूरी बॉडी जो होती है किससे बनी होती है? सेल से। और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सो वी कैन से कि सेल जो है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। So we can say that the cell is the structural and functional unit of life. So the cell, it is also called the structural unit. Structural unit क्यों कहते हैं? Because all the living organisms are made by the cell. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट बिकॉज ऑल द फंक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड अवर बॉडी आर परफॉर्म बाय द सेल। सारे फंक्शन जो होते हैं बॉडी के कहाँ होते हैं? सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो दैट्स वाई द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की इन 1665 में। ठीक है, बाय द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और वी कैन से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एक जो बार्क होती है, हमारी जो पेड़ होता है उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री, तो उन्होंने एक उसकी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क दैट इज कॉल्ड कॉर्क, उसको उन्होंने जब उसमें ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या देखे? स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, इस टाइप के इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए देखे ऐसे। ठीक है, आपने देखा हो कहीं पे इस टाइप से मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। किसने अगर आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता हनीकॉम्ब का, तो आपको इस टाइप के हेक्सागोनल जो है आपके पार्टीशंस बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स उनको बोलते हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप के कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे। सो दीज आर कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स नेम द सेल। उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो इट मीन्स क्योंकि उन्होंने उसको किससे रिजेंबल किया? मधुमक्खी के छत्ते से, यानी वी कैन से हनीकॉम्ब से रिजेंबल किया। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क इट मीन्स व्हाट इज अ कॉर्क? इट इज अ बार्क ऑफ द ट्री। एंड रिजेंबल किससे किया? हनीकॉम्ब से। एंड नेक्स्ट see the small compartments just like the honeycomb. So one small compartment called the little room. क्या कहलाता है वो? little room. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या है आपकी। फर्स्ट वन इज दैट द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की 1665 में। नेक्स्ट वन इज दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स पानी में, सबसे पहले पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जो आपका बाय द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से दैट इज अ फ्री लिविंग सेल दैट इज कॉल्ड द स्पाइरोगायरा। कौन सी कहलाती है? स्पाइरोगायरा। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द ल्यूवेनहॉक इन 1674। नेक्स्ट वाज शेरिडन एंड शिवॉन। इन्होंने डिस्कवर की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी? ये जो थे शेरिडन एंड शिवॉन, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सेल थ्योरी दी कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड बाय द सेल। किससे बने होते हैं? सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय द सेल। उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं। एंड नेक्स्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल हमारी लाइफ की कैसी यूनिट कहलाती है? बेसिक यूनिट। ये दो मेन पॉइंट बताए। दैट इज द शेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? शेरिडन एंड शिवॉन ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स और एनिमल किससे बने होते हैं? सेल से। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं। ठीक है, दिस वाज सेड बाय द Schleiden and Chavon. So they represent the cell theory. The content of the cell theory was the all plants and animals are made up of cells. सभी plants और animals cell से बने होते हैं, and cell is the basic unit of the life। और cell को basic unit आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की एक बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? ब्रिक होती है। जस्ट लाइक उन्होंने कहा हमारी पूरी बॉडी किस पर बनी होती है? सेल से बनी होती है। सो दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द लाइफ। नाउ द नेक्स्ट टर्म वाज दैट द फर्दर देखिए एक चीज और,
फर्दर सेल थ्योरी वॉज एक्सप्लेन इन द 1855 में सेल थ्योरी को दोबारा से और एक्सप्लेन किया गया बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द विरकोव। किसने स्टेटमेंट दिया? विरकोव ने। याद रखेंगे, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नई सेल पुरानी सेल से बनती है। ऑब्वियसली जब एक सेल डिवाइड होती है तो आगे नई सेल बनती है, न्यू सेल्स बनती है। मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द ओल्ड वन सेल्स। ठीक है, तो इट मीन्स वी कैन से कि द विरकोव स्टेटमेंट इज दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नई सेल पुरानी सेल से बनती है। और इसी थ्योरी को, इसी पॉइंट को उन्होंने, इसी स्टेटमेंट को जो है आगे ऐड कर दिया गया सेल थ्योरी में। सो सेल थ्योरी वॉज क्या हो गई? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ एंड ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नई सेल किससे बनती है? पुरानी सेल से बनती है। नाउ नेक्स्ट, द टर्म प्रोटोप्लाज्म, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुरकिंजे। किसने डिस्कवर किया इसको? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या बताया कि व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये देखिए सेल है, मान लीजिए एक सेल है। सेल की जो भी बाउंड्री है, इधर देखेंगे, ये मान लीजिए हमारी एक सेल है। ठीक है, ये देखेंगे, ये आपकी सेल है। सेल की बाउंड्री, सेल बाउंड्री है। ठीक, ये आपकी सेल की बाउंड्री। तो सेल की बाउंड्री के अंदर क्या है? सेंटर में एक सब्सटेंस है, सेंटर का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है सेल, ये बीच में जो न्यूक्लियस है, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है, इसके और बाउंड्री के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है ये? साइटोप्लाज्म। जस्ट लाइक द कि ये क्लासरूम है। क्लासरूम में मेन कौन है? यहाँ पर टीचर। ठीक है, ये क्लास की बाउंड्री है। देख रहे हैं, ये क्लास का रूम एक कंपार्टमेंट है दैट रिप्रेजेंट द सेल। सेल को रिप्रेजेंट करा है, जिसमें मेन काम किसका? एक टीचर का होता है। और बाउंड्री और टीचर के बीच में यहाँ पर कौन बैठे हैं? स्टूडेंट्स। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर ये एक सेल की बाउंड्री है। ठीक है, सेल की बाउंड्री है। यहाँ पर सेंटर में एक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहलाता है ये? न्यूक्लियस। ठीक है, इसी वजह से न्यूक्लियस और सेल की बाउंड्री के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो होल कंटेंट, पूरा बाउंड्री के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है, पूरा बाउंड्री के अंदर दो चीजें हैं, द कंटेंट इनसाइड द बाउंड्री, द कंटेंट इनसाइड द बाउंड्री। समझ रहे हैं? इनसाइड द बाउंड्री, द कंटेंट इनसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर कितना कंटेंट है? दो चीजें हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। दो कंटेंट है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बाउंड्री के अंदर दो चीजें, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। होल कंटेंट दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया गया इसको? प्रोटोप्लाज्म। दैट वाज गिवन बाय द पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे ने दिया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नॉर्मल लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है, जो कि छोटी चीजों को बड़ी दिखाता है, यानी जो कि जिनको हम अपनी नेक डाई से नहीं दे सकते, उनको थोड़ा सा लार्ज व्यू देता है, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दैट इज डिस्कवर्ड बाय द जेकेरिया जेनसन ने डिस्कवर किया। लेकिन उस स्ट्रक्चर का भी हम, अब उसके अंदर भी और स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली और भी छोटे साइज के होंगे, तो वो हमें नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते। सो दे कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किससे देखे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दैट इज द नॉलेंडर्स का, डिस्कवर्ड बाय द नॉलेंडर्स का। आगे देखते हैं इसमें कि, ठीक है, नेक्स्ट है, डू द साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डू द साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए इसे एक इसमें, ठीक है, देखिए अब इसमें ये एक्टिविटी आपकी मैंने बताई थी जब वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको पता चलता है कि ओनियन सेल, प्लांट की जो सेल्स होती है, प्लांट की सेल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम ओनियन सेल को ऑब्जर्व करते हैं। तो ओनियन सेल के लिए क्या लिया कि एक ओनियन उसको ली। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी को कैसे देखते हैं कि ओनियन है आपके पास, एक ओनियन की आपने एक पील ले ली। ठीक है, इस पील को आपने वाटर में रख दिया, वाटर में प्लेस करेंगे ताकि वो ड्राई ना हो, प्रिवेंट हो ड्राइंग अप से। और उसके बाद उसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ये जो पील है वो ट्रांसपेरेंट है, कलर नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कलरिंग सॉल्यूशन सेफ्रेनिन इसमें डालेंगे, दैट इज अ पिंक इन कलर सॉल्यूशन। तो ये आपकी जो पील है वो कलर्ड हो जाएगी, आसानी से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब उसके एक पीस को आप, क्योंकि आप इसको रख देंगे सेंटर में, रख देंगे इस पीस को, पील को रखेंगे सेंटर में। और नेक्स्ट है कि आप इसको, अब इसकी आपने ये जो है स्टेनिंग करिए, कलर डाला है यानी आपने स्टेनिंग करी है,
स्टेनिंग कहते हैं। अब इसको माउंट करना है, तो आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं, मॉइस्चर नहीं है, तो इसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ठीक है, ग्लिसरीन डालेंगे। ये ग्लिसरीन जब डालते हैं तो इसको कहते हैं माउंटिंग। ठीक है, और इस टाइप से स्टेनिंग और माउंटिंग करके जो स्लाइड बनाई जाती है दैट इज अ टेम्परेरी स्लाइड्स। टेम्परेरी स्लाइड्स, ठीक है। टेम्परेरी स्लाइड्स बनाई है किसकी है? ओनियन पील की है। ओनियन पील की स्लाइड है, यानी प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये प्लांट सेल को। प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। उससे ये फायदा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ओनियन, अब ये ग्लिसरीन आप डाल दी, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर रखेंगे, एक ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप आती है। अब इसके ऊपर एक कवर स्लिप प्लेस कर देंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारी, एक छोटी सी पील के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल शेप में कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं विच आर वेरी क्लोज। इनके बीच में स्पेस नहीं होता, इस टाइप से कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। बाहर की बाउंड्री दिखाई, ऐसे ईंटों की तरह कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। ये बाहर की बाउंड्री दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल कहलाती है। प्लांट सेल में है, इसमें बहुत न्यूक्लियस, थोड़ा सा न्यूक्लियर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जस्ट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। आपको इसका डीप स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता बिकॉज इट कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्योंकि सेल का साइज ही बहुत छोटा होता है तो इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी और छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड में, दैट इज द न्यूक्लियस। और एक इसमें ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका दैट वाज द, ऐसा खाली सा बलून लाइक स्ट्रक्चर हल्का सा दिखाई देता है, दैट वाज द आपके क्या कहलाता है, वैक्यूल। ठीक है, और खाली स्ट्रक्चर है दैट इज अ साइटोप्लाज्म। तो ये आपको इसमें दिखाई देता है, यानी आपको सेल वॉल दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म खाली स्ट्रक्चर दिखाई देगा बीच में, दैट इज अ साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज द एक्टिविटी फॉर द ऑनियन सेल। नाउ नेक्स्ट डिस्कस बात करते हैं कि डू द साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या एक सेल का साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है? नो, साइज ऑफ सेल इन द ऑर्गेनिज्म इज सेम। ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है बट नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट होती हैं। बिगर ऑर्गेनिज्म है मोर नंबर ऑफ सेल्स इन कंपेरिजन टू स्मॉलर। अगर मैं एक चूहे की बात करूं, एक हाथी की बात करूं, तो इट मीन्स साइज ऑफ सेल इज सेम। सेल का साइज तो एक जैसा रहता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो अलग होती है। चूहे के अंदर ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स कम है और हाथी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। या मैं एक बात करूं ह्यूमन चाइल्ड की, ह्यूमन चाइल्ड और एक एडल्ट पर्सन की बात करूं तो ऑब्वियसली ह्यूमन चाइल्ड जो है छोटा है, इट मीन्स बेबी है वो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ सेल का साइज एक जैसा है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स डिफर करता है। तो यहाँ पर ह्यूमन चाइल्ड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है और एक एडल्ट पर्सन, एडल्ट ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। सो वी कैन सी the size of cell depend on the size. No, size of cell in the organism is same. Size of cell is same but the number of cell are different. यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब नंबर ऑफ सेल कितना है इसके आधार पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, पढ़ते हुए आ रहे हैं वो यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कि नेक्स्ट है कि इसमें मल्टीसेलुलर में कौन होते हैं, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और आपके यूनिसेलुलर में आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, हाँ बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम ये आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एवरी, नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम एक बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट वी आर ऑल डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। सबने एक में पढ़ा हुआ है कि एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक मेल स्पर्म और एक फीमेल एग जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द सिंगल सेल। देखिए हाथ में सबने इसमें पढ़ा रखा है कि हम जो ह्यूमन बॉडी का जो कोई भी एक बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल स्पर्म है, मेल का स्पर्म एंड फीमेल एग, when they combine, they fuse together, they form a structure that is called, दोनों का न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस मिल जाएंगे एंड देन दे फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट। ये आपने 8 में पढ़ा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कहला सकता है। सो दिस जाइगोट, दिस इज अ सिंगल सेल, यानी दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइज्ड एग, इसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं एंड फर्टिलाइज एग इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट एंड दिस इज द सिंगल सेल। एक ऐसी सेल है सिंगल सेल, धीरे धीरे इसमें डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर डिवीजन हो जाता है, ऐसे करके डिवाइड होती रहती हैं। समझ रहे हैं बात, ऐसे ऐसे डिवीजन होता रहता है, सेल डिवाइड होती रहती है एंड क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड
एम्ब्रियो। ये आपने पढ़ रखा है, ग्रुप ऑफ सेल जब बन जाता है दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल, एम्ब्रियो बन जाता है और उसके बाद उसमें जो है बॉडी पार्ट्स अपीयर हो जाते हैं, एक मल्टीसेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से multicellular organism which consists of number of cells in our body but all are developed by the single cell that is called the fertilized eggs. So we can say all the cells arise from pre-existing cell, यानी हर एक नई सेल किससे बनती है, पुरानी सेल से बनती है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंगल सेल है, डिवाइड हो रही है, फिर ये डिवाइड हो रही है, तो हर नई सेल जो नई सेल बन रही है वो किससे बन रही है, पुरानी सेल से तो आ रही निकल के। इट मींस वी कैन से ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट द शेप एंड साइज। वी हैव मेनी सेल्स विच आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, मिलियन ऑफ सेल्स है, लेकिन हर सेल की शेप, ब्लड सेल्स की शेप है, वो हमारी मसल सेल्स की शेप है, ठीक है, बोन सेल्स की शेप है, सबकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, कि वो किस टाइप का काम करती है उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या होती है, शेप होती है। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, फॉर एग्जाम्पल द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। उनका शेप एंड साइज डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का काम करती हैं। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप सच एज व्हाइट ब्लड सेल्स लाइक अमीबा, सच एज व्हाइट ब्लड सेल्स लाइक अमीबा। हमारी ब्लड में जो सेल्स होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, जैसे कि अमीबा की सेल की शेप। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फिक्स्ड इन शेप, लेकिन ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स को छोड़कर सभी सेल्स की शेप जो होती है फिक्स होती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती। जैसे आपकी मसल सेल्स लंबी होती हैं, ठीक है, आपकी जैसे नर्व सेल्स होती है वो ब्रांच होती है, नहीं फिक्स्ड इन शेप होती है। सम ऑफ द सेल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती है कि हम उनको अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच एग, जैसे एग्स होते हैं बड़े बड़े रेप्टाइल्स का एग, बर्ड्स का एग देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल इन साइज। कुछ जो होती हैं सेल्स बहुत छोटी होती हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरियल सेल, दैट इज द लार्जेस्ट सेल, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट सेल, ये मैंने आपको अभी एक्टिविटी समझाई थी, ठीक है, ओनियन सेल के लिए। सो जब ठीक है, ये एक्टिविटी मैंने अभी आपको बता दी थी कि कौन कैसी होती है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये भी मैंने आपको बताया कि बाउंड्री होती है सेल की, जैसे एक क्लास की बाउंड्री है, वो उसके अंदर टीचर है, वो न्यूक्लियस का काम करता है, और बाउंड्री और उस क्लास की बाउंड्री और टीचर के बीच में कौन रहता है, स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सेल की बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री के अंदर सारा लिविंग कंटेंट है, यानी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और बाउंड्री के बीच में जो एक लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है, दैट वाज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। सो दीज आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के 3 मेजर पार्ट्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रेजेंट इन बोथ सेल, प्लांट और एनिमल सेल। आप जानते हैं प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। इट इज मेड बाय द लिपिड एंड प्रोटीन। फैट और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन आर दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, और इसको बनाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से लिपिड बनाता है आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय द लिपिड एंड प्रोटीन विच आर formed by the endoplasmic reticulum। इनको कौन सा ऑर्गेनल बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड आर सिंथेसाइज्ड बाय SER एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय RER ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ सेल वॉल ओवर देम। यहाँ पर प्लांट सेल, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, फंगी की या बैक्टीरिया सेल, ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटसाइड कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया सेल वॉल कहलाती है। उसके बाद हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या रहता है, इट गिव्स अ शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो शेप मिलती है, एक सेल को शेप मिलती है। जैसे माना कमरे की बाउंड्री, अगर बाउंड्री ना हो तो उस कमरे को क्या नहीं मिलेगी, शेप नहीं मिलेगी। सो इट गिव्स अ शेप। बाउंड्री ना हो तो अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सब धूप छाया इन सब का, बारिश, इन सब का सामना करना पड़ेगा। सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक बाउंड्री क्या करती है, बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल कंटेंट को आउटसाइड एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प इन पैकिंग
एंड पैकिंग द ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड इन ऑर्गेनाइज मैनर। बाउंड्री के अंदर सब कुछ जैसे हमारे घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर कमरे की बाउंड्री में सोफा है, फर्नीचर है, सारा लगा होता है एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। ठीक इसी प्रकार ये सेल की जो बाउंड्री है उसकी वजह से सारा जो अंदर का कंटेंट है, जो भी ऑर्गेनल्स है, सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अदरवाइज वो नहीं होंगे तो सारा एक्सपोज हो जाएंगे बाहर और वो डैमेज हो जाएगी सेल। इट हेल्प्स इन पैकिंग एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल इन ऑर्गेनाइज मैनर। जैसे कि कमरा है उसके अंदर ये सारी आपके जो है फर्नीचर्स होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो सेल की बाउंड्री है उसके अंदर सारा कंटेंट जो है, सारा जितना भी कंटेंट है सेल के अंदर वो सारा वेल ऑर्गेनाइज होता है। इट ऑल्सो हेल्प द सेल्स टू सेपरेट फ्रॉम अदर सेल। ऑब्वियसली एक कमरा दूसरी कमरे से जैसे सेपरेट रहता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सेल की बाउंड्री दूसरी सेल की बाउंड्री दोनों है। जब एक सेल की बाउंड्री दूसरी सेल से जो है एक सेल को सेपरेट करती है, यानी वन सेल इज सेपरेटेड टू फ्रॉम द अनदर बाय द बाउंड्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या फंक्शन कहता है कि इट ऑल्सो अलाउ द सम सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है, बिकॉज इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा घर के अंदर हम कुछ लोगों को अंदर अलाउ करते हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको घर के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। सो इट अलाउ सम सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिमिलरली यहाँ पर कि ये कुछ चीजों को अंदर और कुछ चीजों को बाहर करती है। इट मीन्स कि ये जो क्या करती है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो आने नहीं देती, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स है, क्योंकि पोरस होती है तो बहुत महीन पोर्स होते हैं जिसकी मदद से छोटे पार्टिकल्स तो अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन बिग मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है वो अंदर आ जा नहीं सकते। जैसे घर का अगर दरवाजा छोटा है तो एक हाथी तो नहीं अंदर घुस सकता, लेकिन एक आदमी अंदर घुस सकता है। सेम थिंग यहाँ पर कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको अंदर आने जाने के लिए अलाउ नहीं करती। सो वी कैन से इट अलाउ ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू एंटर एंड एग्जिट थ्रू द सेल। It is flexible in nature. कैसी होती है? Flexible in nature. It enables the cell to engulf the food and other materials from the external environment. This process is called endocytosis. याद रखेंगे endocytosis कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा में ये प्रोसेस होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। अमीबा एक्वायर द फूड थ्रू द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमीबा अपने फूड को इनटेक करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ सीडोपोडिया बनाता है। उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जैसे वो फूड जहां दिखता है वो उसको कैप्चर कर लेता है अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की मदद से। तो क्योंकि जिधर होता है फूड उधर ही वो डायरेक्शन में उनको कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। किसी भी फूड पार्टिकल को अंदर की ओर लेना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। सो इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है कि आपकी इट इज अ टफ कवरिंग, it is a tough outer covering of the plasma membrane. It is a tough outer covering of the plasma membrane. ठीक है, it is a tough outer covering of the plasma membrane and we can say कि it is present only in plant cell। किसमें होती है? केवल प्लांट सेल में। It is made up of complex substance called cellulose। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। It provide a structural strength to the plant cell। यानी सेल वॉल जो होती है बहुत हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सेलुलोज की बनी होती है, जिसके कारण प्लांट की सेल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो काफी देर जो है धूप बारिश इन सबको क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। सो वी कैन से इट प्रोटेक्ट द सेल, इट गिव्स अ फिक्स शेप, क्योंकि एक फिक्स बाउंड्री है, फिक्स रिजिड है, जिसकी वजह से इसको एक फिक्स शेप मिलती है। इट गिव्स अ फिक्स्ड शेप टू द प्लांट सेल। प्लांट की सेल को फिक्स शेप मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स अ रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट की सेल को एक रिजिडिटी मिलती है, हार्डनेस मिलती है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है और अंदर के कंटेंट को भी ये प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सेल। सेल के अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से गैसेस और वाटर का मूवमेंट देखना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर गैसेस कैसे अंदर आ जा सकती हैं? दो प्रोसेस होते हैं, बाय द डिफ्यूजन एंड बाय द ऑस्मोसिस। देखेंगे गैसेस तो मूव करती है डिफ्यूजन से, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं, अपने आप मूव करती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। But in the case of water, there is a role of semi-permeable membrane
एंड वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो गैसों के लिए देखते हैं, गैसों का मूवमेंट डिफ्यूजन से होता है, पानी का मूवमेंट ऑस्मोसिस से होता है। व्हाट इज द डिफ्यूजन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यहाँ पे कोई से भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू low concentration. The movement of particles from high concentration to low concentration by own अपने आप होता है, इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं गैस के लिए क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल में इन द केस ऑफ सेल गैस इज मूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे अब मान लो अमीबा की एक सिंगल सेल है, अब डिफ्यूजन से अगर कोई चीज अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली उस सेल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एयर के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो अमीबा की एक सेल है, वो तो सिंगल सेल है, तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ बन जाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। देखिए मान लीजिए एक सिंगल सेल है मेरे पास, ये अमीबा की सेल है। ठीक है, अमीबा की सेल, अब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ ही सिंगल सेल है, तो आसानी से बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू विदाउट द रोल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन एंटर इनटू द सेल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर आ जाएगी, अंदर से बाहर आ जाएगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन होता है। अगर मैं बात करती हूँ कि इस टाइप से गैसों का मूवमेंट होता है, तो ये यहाँ पर ये लिखा है, इसमें देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इन द केस ऑफ सेल, अगर मैं सेल के केस में बात करूँ तो वाटर कैसे मूव करता है? वाटर मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट मीन्स व्हाट इज द मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? Osmosis is the process of movement of water molecules, movement of water molecules from high concentration to low concentration. पानी के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल है क्योंकि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो उनको आने जाने नहीं देते, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स अंदर आ जा नहीं सकते बिकॉज दे हैव लार्ज इन साइज इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट मीन्स वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी अंदर चला जाता है, अगर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सेल से पानी बाहर आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लांट on the basis of this osmosis at different concentration of solution across the cell membrane। अब देखना है कि osmosis कैसे होता है, अलग अलग सॉल्यूशन में हम रख के देखते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन क्या है, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है या पानी की कंसंट्रेशन। कहीं कुछ सॉल्यूशन ऐसे जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी सॉलिड की कंसंट्रेशन कम है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन जो है आपकी कम है और सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। नंबर 1, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन विच हैज मोर वाटर कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूट एज कम्पेयर टू सेल, यानी ये वो सॉल्यूशन है जिसमें विच हैज मोर वाटर कंसंट्रेशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है देन सॉल्यूट की अपेक्षा एज कम्पेयर टू सेल। अगर हम सेल से कंपेयर करें, क्योंकि सेल रख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल से कंपेयर करें तो वो सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इट मीन्स वाटर एंटर कर जाएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी पानी कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। यानी अगर मैं एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखती हूँ, देखिए एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक सेल रखी गई है, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेल, तो क्योंकि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी अंदर चला जाएगा एंड द सेल विल स्वेल अप, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। लेकिन अगर मैं एक सेल को इसमें रखती हूँ, वाटर एक ऐसे सॉल्यूशन में रखती हूँ जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू सेल, यानी लेस है, लेस कंसंट्रेशन है या वाटर की कंसंट्रेशन मोर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन है वाटर की, इट मीन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इन कंपैरिजन टू सेल तो पानी क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा एंड द सेल विल श्रिंक, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, अगर मैं सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखती हूँ जिसमें सेम अमाउंट की कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू सेल, द सॉल्यूशन विच हैज सेम कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सेल, जिसमें कंसंट्रेशन बराबर होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो पानी जितना अंदर जाएगा पानी उतना बाहर भी आएगा, तो इट मीन्स द सेल सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो सेल विल रिमेन द सेम साइज की सेल रहेगी, सेम साइज यानी
ठीक है, यानी यहाँ पर क्या था, जो जिस सॉल्यूशन में आप नए सेल को रखा गया है उसमें पानी की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ये सेम कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन हैज द सेम कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सेल, दोनों बराबर होते हैं तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर भी आएगा, तो जो कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से सेल के साइज पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हो गया आपका कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो इट इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्या है कि इट is the spherical structure present in the center of the cell, but in plant cell vacuole is very large in size, which push the nucleus at the periphery of the cell, so it contains the hereditary information। ये न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट है जो कि एक मास्टर ऑर्गन कहलाता है, ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है कि आपकी जो सारे काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक यहाँ पर न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जो हमारे सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में साइड में होता है, क्योंकि उसमें प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम को सराउंड करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में रहता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में रहता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द क्रोमोसोम एंड विच कंटेन्स द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जिसके पास हमारी बॉडी से रिलेटेड क्या होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। सो फर्स्ट वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द different parts are there। न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर लाइक दैट कि इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, ये देखेंगे इसकी बाउंड्री होती है, इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन है, इस टाइप की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये आपका डबल मेम्ब्रेन है, हाँ आपका डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दैट इज अ न्यूक्लियर एनवेलप, ये कहलाता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर एक और स्मॉल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जैसे सेल के अंदर लिक्विड होता है, एक सेल और न्यूक्लियस के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड है, ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भी एक लिक्विड है, डेंस लिक्विड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस लिक्विड में स्मॉल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ नेट होता है, जैसे धागा उलझा हुआ रहता है, ये ज्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन। ये धागा उलझा हुआ फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन, एंड इट वाज मेड बाय द डीएनए एंड प्रोटीन। किसका बना होता है ये, डीएनए एंड प्रोटीन का। दिस डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, ये जो कंडीशन होती है ये हमारी सेल जब डिवाइड नहीं होती, बिफोर द सेल डिवीजन की कंडीशन है। व्हेन द सेल डिवाइड स्टार्ट टू डिवाइड, जैसे ही इस समय जो धागे का स्ट्रक्चर पतला होता है, थिन होता है, उलझा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही सेल में डिवीजन शुरू हो जाता है, ये सारे धागे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड द थ्रेड बिकम थिक हो जाता है, ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड अरेंज इन द अरेंज्ड इन पेयर में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। यानी जब जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसे सेल के अंदर डिवीजन जो होता है स्टार्ट होता है, ये सारा जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, एंड थ्रेड बिकम्स थिक, धागा कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड अरेंज इन पेयर में अरेंज हो जाता है, इस तरह से पेयर में अरेंज हो जाता है। देन दिस पैटर्न इज कॉल्ड क्रोमोसोम कहलाता है। एक ही बात है, क्रोमोसोम कहते हैं इसको, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स दीज आर मेड बाय द वही सेम स्ट्रक्चर, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर किसका बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का, यानी पूरा धागा एक डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का बना है, प्रोटीन का, एंड डीएनए एंड प्रोटीन का। सो वी कैन से कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए हमारा एक हेरिडिटी मटेरियल है, एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ये हेरिडिटी मटेरियल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। यानी ये जो पूरा धागा है डीएनए का बना है, जिसके ऊपर छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट से बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड जीन्स। सो वी कैन से द डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, दीज आर कॉल्ड जीन्स। यानी इस पूरे धागे पर छोटी छोटी जैसे मोती की माला होती है, तो मोती छोटे छोटे मोती होती हैं, यूनिट्स होती हैं उस माला की, ठीक है। इसी तरह ये भी थ्रेड है, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? जीन्स। सो वी कैन से जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट्स। और जीन्स क्या कहलाती हैं? हेरिडिटी यूनिट्स कहलाती हैं, क्योंकि जीन्स वो स्ट्रक्चर जिसके पास हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को क्या क्या करता है? ये स्टोर करता है। सो वी कैन से जीन इज द हेरिडिटी यूनिट। तो जीन क्या होती है? जीन इट इज द हेरिडिटी यूनिट। एक हेरिडिटी यूनिट है दैट स्टोर ए पर्टिकुलर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। यानी एवरी जीन स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ट्रेट, यानी हर एक जीन एक करेक्टर को, एक ट्रेट को स्पेसिफाई करता है। ब्राउन आइज के लिए, लंबे बालों के लिए, किस कलर के लिए, लंबाई के लिए, ऐसे। सो जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट दैट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ट्रेट, जो स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट को स्पेसिफाई करता है। जो जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट दैट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ट्रेट को स्पेसिफाई करता है। सो दीज आर द जीन्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री है न्यूक्लियस की, जिसकी मदद से, और इसमें पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर बाउंड्री है जिसमें पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से, मान लो ये साइटोप्लाज्म है, बाहर साइटोप्लाज्म, अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन पोर्स की मदद से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, अंदर और बाहर ऐसे एक्सचेंज होता है, समझ रहे हैं? अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर का लिक्विड साइटोप्लाज्म। तो अंदर और बाहर सब्सटेंस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर। इन पोर्स की मदद से, ठीक है, एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं एंड ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, लिक्विड न्यूक्लियोलस, ये सारा बता दिया मैंने आपको। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस के अंदर, एक और स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस कहलाता है। एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड दिस न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। इसका काम क्या है? राइबोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करना। इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। याद रखेंगे, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में, ठीक है। ये मैंने सारा आपको बता दिया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सबका काम एक जैसा है। तो देखिए जो है आपके, ये सबका काम न्यूक्लियस के अंदर, देखिए मेन 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। न्यूक्लियस का एक बार देख लेंगे दोबारा से। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल, शॉर्ट में बता रही हूँ, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन कहलाता है। इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। एक तो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस। दूसरी बात कि न्यूक्लियस जो है आपका मास्टर ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है। दूसरी बात, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन, क्योंकि व्हेन अ सेल डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रांसफर द हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट ट्रांसफर द हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दीज आर द मेन 3 मेजर फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के 4 पार्ट आपको मैंने बताया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं जहां से सब्सटेंसेस का अंदर और बाहर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। द फंक्शन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इसका काम क्या है? राइबोसोम को फॉर्म करना। एंड अनदर इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस आर मेड बाय द डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड द क्रोमेटिन। इसको हम क्रोमेटिन कहलाते हैं या क्रोमोसोम कहलाते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इंटेकल्ड फॉर्म होते हैं, इंटेंगल्ड होते हैं बिफोर द सेल डिवीजन, ठीक है। जिस समय सेल डिवीजन नहीं होता उस समय सारा धागा ऐसे उलझा हुआ रहता है एंड थ्रेड बिकम थिन होता है, पतला होता है। व्हेन द सेल स्टार्ट टू डिवाइड, जैसे सेल जो होती है स्टार्ट करती है डिवाइड होना, स्टार्ट टू डिवाइड, समझ रहे हो? जैसे सेल डिवीजन होना शुरू करते हैं और जो धागा होता है, सारे धागे खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऑल द थ्रेड्स जो हैं आपके, थ्रेड्स सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट क्या हो जाते हैं? थिक हो जाता है धागा, कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है। एंड अरेंज इन द पेयर्स, पेयर्स में अरेंज जाता है। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रोमोसोम।
अब ये धागा ऐसे थिक हो जाता है, मोटा हो जाएगा एंड अरेंज इन द पेयर, पेयर में अरेंज हो जाएगा, इस टाइप से पेयर में अरेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रोमोजोम कहलाती है, ये कहलाती है क्रोमोजोम। एंड फंक्शन सेम, द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखेंगे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस वाज मेड बाय द डीएनए एंड प्रोटीन। किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर, ये पूरा धागा डीएनए का बना है यानी प्रोटीन का। इसके ऊपर स्मॉल छोटी छोटी यूनिट, जैसे एक मोती की माला छोटी छोटी मोती से बनी होती है, ठीक इस प्रकार से ये भी छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, ऐसे छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिनको कहते हैं डीएनए यूनिट्स। दीज आर कॉल्ड जीन्स कहलाती हैं। दीज आर द डीएनए यूनिट्स, डीएनए यूनिट्स दीज आर कॉल्ड द जीन्स कहते हैं इनको, ठीक है। सो वी कैन से डीएनए यूनिट्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इनको हम सेगमेंट्स ऑफ डीएनए भी कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड अ जीन। एक बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक जीन एक करेक्टर को स्पेसिफाई करता है। सो वी कैन से ऑल द करेक्टर्स ऑफ द बॉडी, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्टोर इन द जीन। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्टोर इन द जीन। सारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं किसमें स्टोर होती हैं? जीन। सो वी कैन से जीन स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट को स्पेसिफाई करता है। सो वी कैन से जीन्स जो है स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर ट्रेट को, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ट्रेट को स्पेसिफाई करता है, ये हमारा हो गया इसका काम, जीन्स का काम। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, ये आपका सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट हो। देखिए मान लीजिए एक सेल तो मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, अब आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, तो वो प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो सारा मिक्स हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कौन सा है। लेकिन एक सेल ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस की बाउंड्री है और उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। समझ में बात? एक तो मटेरियल, एक सेल ऐसी है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस सेल में पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि वो चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज नॉट डिफाइंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड नहीं है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो द स्ट्रक्चर, द सेल विच हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेल्स विच हैव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, पूरी तरह से न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है क्लियर नहीं होता। सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, है ना, ब्लूग्रीनल ये हो गए, ये सारे आपके क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरिया और ब्लूग्रीनल भी। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें क्या होता है, आप स्पेशल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की वजह से आप आसानी से बता सकते हैं भाई इतना पोर्शन, इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि कितना पोर्शन न्यूक्लियस का है। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, अनडिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर तो डिफाइंड है, इस केस में डिफाइंड है। आप आसानी से बता सकते हैं हाँ भाई इतना पोर्शन न्यूक्लियस का है, दैट इज द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज डिफाइंड। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होता है, डिफाइंड होता है, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, डिफाइंड होता है। सच टाइप ऑफ सेल्स विच हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं ये, यूकैरियोटिक सेल्स। एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। लाइक प्लांट की सेल आ जाती है, इसमें ह्यूमन सेल्स आ जाती हैं, एनिमल सेल्स आ जाती हैं, ऑल द सेल्स आर द आपके यूकैरियोट्स आती हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में आती हैं। तो अब ये अगर मैं इन दोनों पॉइंट में डिस्कवर करूं तो प्रोकैरियोट्स की सेल का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। दूसरी बात है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही वन डीएनए मटेरियल होता है, एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल वन होता है यहाँ पर, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं अलग अलग नंबर पर। जैसे ह्यूमन बींग में अगर मैं बात करूँ तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है, लिक्विड देख रहे हैं सारा साइटोप्लाज्म है, ये सब साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, नो सेल ऑर्गेनल्स।
सेल ऑर्गेनल मतलब जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनल मतलब ऑर्गन्स ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेल, ऑर्गन्स ऑफ सेल, सेल के ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसके ऑर्गन्स कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। What are the cell organelles? Organs of the cell, or we can say which are very small in size and can be seen only by the help of the electron microscope. So these are the organs of the cell. All the cell organelles are absent except of ribosome. केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, that is the ribosome. राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो आपके यहाँ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये पूरे सेल में। दिस इज द ओनली राइबोसोम प्रेजेंट हियर, राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ राइबोसोम होता है और कोई सेल स्ट्रक्चर ऑर्गन नहीं होता सेल का। बट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। सभी टाइप के ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपेटस, ऑल दीज काइंड्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, सो वी कैन से सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस केस। माइटोकॉन्ड्रिया, आपके सारे सेल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डिफरेंस इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये हो गए हमारे सारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो आपका है प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये देख रहे हैं आप, ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें क्या होता है, ये लाल बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो है आपकी, ये आपकी क्या कहलाती है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल में। इसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर की लेयर बनाई है, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्लांट सेल, फंगी और बैक्टीरिया तीनों में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। दूसरी बात ये इसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कॉइल्ड होता है, यानी बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए मटेरियल्स का, अनडिफाइंड होता है क्योंकि इसके चारों क्या नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जस्ट लोकेटेड होता है समवॉट सेंटर के आसपास ही, बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड कि इतना पोर्शन है, ये ऐसे डिफाइन नहीं होता। सो दिस टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है एंड सर्कुलर, एंड दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जब न्यूक्लियस का पोर्शन अनडिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड कहलाता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब इसमें ये जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स, कोई सेल ऑर्गन नहीं है लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम पार्टिकल्स, ठीक है। राइबोसोम पार्टिकल्स हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, दैट इज द मीसोसोम कहते हैं, ठीक है। और अदर फंक्शंस में हेल्प करती है सेल के, मीसोसोम कहते हैं इसको। इसमें कुछ ऐसे हेयर, क्योंकि चलेगा कैसे, मूव कैसे करेगा, तो इसमें ऐसे बड़े बड़े थ्रेड, बिग थ्रेड लाइक, दो टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड फ्लैजिला, ये फ्लैजिला कहलाते हैं, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो उसको चलने में हेल्प करते हैं। और कुछ छोटे ऐसे देख रहे हैं, छोटे नीले वाले बनाए हैं, ऐसे ये भी बहुत ज्यादा थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री, फिम्ब्री कहलाते हैं, जो उसको किसी भी सरफेस से उसको स्टिक होने में हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से इसमें दो टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़े होते हैं और एक थोड़े छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं वो फिम्ब्री होते हैं और जो बड़े लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड फ्लैजिला, व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन, उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आपका ये हो गया। नाउ नेक्स्ट साइटोप्लाज्म आपको मैंने बता दिया, इट इज अ डेंस लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक डेंस लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत ज्यादा सेल के छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, हार्ट, सबका अपना अपना काम होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। अगर एक भी काम डिस्टर्ब हो जाए, माना लंग्स काम करना बंद कर दें, माना हार्ट काम करना बंद कर दें, माना ब्लड सेल्स काम करना बंद कर दें, तो एक भी फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का, तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्बेंस में आ जाएगी और फाइनली एक पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मैं बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वो सेल के ऑर्गन्स कहलाते हैं एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ठीक है। हर ऑर्गन्स का, जैसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स का अपना एक काम होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग ऑर्गन्स का, अलग अलग ऑर्गेनल्स का अपना एक काम है, ठीक है। अगर कोई भी काम, किसी भी ऑर्गन का कोई भी काम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनली सेल सर्वाइव नहीं कर पाती और वो मर जाती है। जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी में हार्ट काम करना बंद कर दे, हमारी बॉडी में लंग्स काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे, तो ऑब्वियसली अगर एक बॉडी का ऑर्गन भी काम करना बंद कर देगा तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, एक पर्सन डेथ की ओर चला जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे सेल के, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गन्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द डेंस लिक्विड, दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन फॉर द सेल। हर एक ऑर्गन्स का अपना काम है, लेकिन अगर उनमें से एक भी ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देगा, यानी कोई भी सेल ऑर्गेनल्स का एक भी फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फाइनली पूरी सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल जो है डेथ की ओर चली जाएगी।
जाएगी, यानी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी और फाइनली डाई हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।